हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आपकी इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 23 चैप्टर जो है वो डिटेल में देख चुके हैं इस बुक के। 24th हमारा कंटिन्यू है एंड डेट वॉज पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसके लिए रिगार्डिंग भी हम लोग लास्ट एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस किस टाइप की होती है। जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, तो हमने दो कमेटी की बात की थी लास्ट लेक्चर में। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी को फर्दर ये क्या होती है, परमानेंट नेचर की होती है। ये क्या होती है, टेम्पररी वर्क के लिए बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है तो ये क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो है, जो कि परमानेंट नेचर की होती है, उसके 6 टाइप होते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप जो था फाइनेंशियल कमेटी, वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, वहाँ तक हम पहुँचे थे। आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के रिमेनिंग पार्ट को और दूसरी कमेटीज़ के भी बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो सेकेंड कमेटी, सेकेंड टाइप की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो है हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर को आज के। सबसे पहले हम बात करें डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। तो रिमेंबर दिस थिंग्स on the recommendation of the rules of the committees of the लोक सभा। इनिशियली अगर हम बात करें रूल्स ऑफ द कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी स्टैंडिंग कमेटी के लिए, क्या कि भाई 70 नंबर ऑफ कितनी क्या बनाओ आप, स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाओ जो कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी किसके द्वारा, रूल्स कमेटी के द्वारा, जो कि लोकसभा की थी ये कमेटी, उसने रिकमेंडेशन दी थी आप इनिशियली क्या करो, 17 नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाओ, जिसको सेटअप किया गया था 1993 में। फर्दर इन 2004 के अंदर इसके अंदर फर्दर ऐड की गई कुछ कमिटीज़, यानी कि फर्दर ऐड की गई थी कुछ 7 नंबर्स ऑफ कमेटी। और इन टोटल अगर प्रेजेंट हम देखें सिंस 2004 प्रेजेंटली हमें 24 नंबर ऑफ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है। तो रिमेंबर 1993 के अंदर 17 एस्टेब्लाइज की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा। फिर 2004 के अंदर फर्दर इसको 7 कमेटी और ऐड की गई और प्रेजेंट हमें 17 + 7 24 नंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है। ऑलराइट, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि भाई सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, उनको मोर अकाउंटेबिलिटी जो है, उनको मोर अकाउंटेबल बनाना। किसको, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बने किसके रिगार्डिंग, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग। उसके लिए कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, खास करके उसमें भी अकाउंटेबिलिटी कौन सी भाई, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पैसों से रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हो किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। किसको लेके, पार्लियामेंट को लेके। इसीलिए क्या है, ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती है। 24 जो देखने को मिलती है हमको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, वो कवर की जाती है अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस, यानी अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग टाइप की डिपार्टमेंटल रिलेटेड हमें स्टैंडिंग कमिटीज़ देखने को मिलती है। अलग अलग ये 24 नंबर्स हैं, तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट होगी, उसकी अपनी अपनी कमिटीज़ होगी। और याद रखना इसके अंदर मिनिस्टर मेंबर नहीं होते, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें। तो करती क्या है, कहीं ना कहीं ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं और जो कि क्या है कहीं ना कहीं अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल रखना किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, उसके लिए ये कमिटीज़ बनाई जाती है। कैसे, तो हम लोग देखेंगे फर्दर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ की, तो ये जो हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसके अंदर 31 मेंबर यानी कि 31 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 21 जो हैं वो लोकसभा में से आते हैं और रिमेनिंग 10 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से हमें देखने को मिलते हैं। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। ये 21 मेंबर कौन, स्पीकर जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर, लोकसभा के मेंबर में से ही। सेम इन द मैनर ऑफ द राज्यसभा, कौन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसको नॉमिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं राज्यसभा के मेंबर में से ही 10 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। एंड रिमेंबर मिनिस्टर जो हैं वो इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिनिस्टर ही होगा इन कमेटी का मेंबर तो ऑब्वियसली वो अपनी जो मिनिस्ट्री या अपनी डिपार्टमेंट जिसको हेड कर रहा है तो उसके बारे में तो कोई चीज़ गलत होगी तो वो नहीं रिवील करेगा ऑब्वियसली। इसीलिए मिनिस्टर आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमिटीज़। और रिमेंबर अगर कोई पहले क्या एक मेंबर बन चुका है
ये 24 में से कोई भी कमेटी का मेंबर है और मेंबर बनने के बाद वो मिनिस्टर पद लेता है, तो उसकी ये जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी सीजेस टू ऑपरेट, यानी कि उसको ये मेंबरशिप कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी या ऑटोमेटिकली उसकी डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, टेन्योर क्या होता है इन कमिटीज़ का, तो 1 ईयर होता है, याद रखना। जब से उनको बनाया जाता है तब से लेके 1 ईयर इनका टेन्योर होता है। 31 मेंबर होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा जिनको नॉमिनेट करते हैं स्पीकर, 10 फ्रॉम द राज्यसभा जिनको चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, इनका टेन्योर होता है 1 ईयर का। एंड मिनिस्टर आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ दिस कमिटीज़। क्लियर। अब देखिए ये जो 24 नंबर ऑफ हमें कमिटीज़ देखने को मिलती है, जो कि सिंस हमें 2004 से देखने को मिल रही है, इनमें से जो 8 कमिटीज़ हैं वो क्या करती है, वर्क करती है अंडर द राज्यसभा, और रिमेनिंग जो 16 कमेटी है वो वर्क करती है अंडर द लोकसभा। ये भी एक फैक्चुअल डिटेल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है एंड द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट प्लेस अंडर देयर जुडिक्शंस। उसके लिए हमको एक पूरा टेबल दिया गया है कि ये जो है 8 कमेटी है जो कि राज्यसभा के अंडर काम करती है, 16 कमेटी है जो कि लोकसभा के अंडर काम करती है। ये कौन कौन सी कमेटीज़ है उसके रिगार्डिंग हमको एक पूरा एंटायर टेबल दिया गया है, टेबल 24.5 आप देख सकते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, राज्यसभा के अंडर कम स्टैंडिंग कमेटी जो है वो वर्क करती है, जबकि लोकसभा के अंदर ऑलमोस्ट डबल ऑफ द राज्यसभा स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, कहीं ना कहीं वर्क करती है। फंक्शन क्या होते हैं इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के, सबसे पहला टू कंसिडर द डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट बिफोर दे आर डिस्कस एंड द वोटेड इन द लोकसभा। भाई डिमांड फॉर द ग्रांट क्या होता है, हमने बजट वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसके लिए जब भी उसको वोटिंग के लिए फ्लोर पे रखा जाता है तो उससे पहले उसके अंदर क्या करना है, उसको स्क्रूटिनाइज करना, वो सब क्या होता है इन डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी जो है उनका काम होता है। इसके अलावा इट रिपोर्ट्स शुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कट मोशन, जैसे रिगार्डिंग इनकी कोई रिपोर्ट जो है, इनकी रिपोर्ट जो है कट मोशन या कोई टाइप के मोशन से रिगार्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सबसे पहले तो जो डिमांड फॉर द ग्रांट है उसको स्क्रूटिनाइज करती है, उसको देखती है कितनी सही है कितनी गलत है। इसके अलावा टू एग्जामिन द बिल पर्टेनिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो कमिटीज़ होगी तो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या कमेटी का बिल आएगा, डिपार्टमेंट का बिल आएगा तो उसको क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। इसके अलावा टू कंसिडर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन द डिपार्टमेंट, भाई पूरे साल में ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने या डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया, क्या था उनका रिसीट, क्या था एक्सपेंडिचर, उसकी रिपोर्ट जो है एनुअली देखने को मिलती है, उसको भी ये क्या करती है, एग्जामिन करती है, रिव्यू करती है, कंसिडर करती है। और साथ ही साथ टू कंसिडर द नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द हाउस, वो भी काम होता है इनका, क्या करना, देखना। तो ये काम होता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलती है, किसकी, इन कमिटीज़ की। ये लिमिटेशन क्या होती है कि भाई ये जो गवर्नमेंट के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। इसके अलावा दे शुड नॉट जनरली कंसिडर द मैटर विच आर कंसिडर्ड बाय द अदर पार्लियामेंट्री कमिटी। सो ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो काम होगा वो अपना करेगी, तो उनके मैटर में भी ये इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो ये 2 लिमिटेशंस इनकी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, ये जो भी रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करती है वो ओनली क्या होती है, रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है। अब रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है इसका मतलब वो बाइंडिंग नहीं होती है किस पे, पार्लियामेंट पे, कि उस रिपोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सुना जाए। अगेन ये भी क्या एक टाइप की लिमिटेशन ही हमें देखने को मिलती है कि रिकमेंडेटरी नेचर होती है। एंड याद रखना कुछ ऐसी प्रोसीजर्स की हम बात करें जो कि फॉलो की जाती है बाय द ईच ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो 24 कमिटीज़ हैं, कुछ प्रोसीजर्स होती है वो फॉलो करती है इन देयर कंसिडरेशंस ऑफ द डिमांड फॉर द ग्रांट एंड मेकिंग अ रिपोर्ट देयर फॉर ऑन द हाउस। कुछ प्रोसीजर इन्हें फॉलो करनी होती है। वो प्रोसीजर क्या होती है, फर्स्टली हर एक जनरल इलेक्शन, तो आफ्टर जनरल डिस्कशन, हमेशा अगर हम बात करें कोई भी बिल को लेके जनरल डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद हमें पता है जब हम बजट की बात कर रहे थे, बजट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर्स के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, उस पर जनरल डिस्कशन होता है, फिर हाउस जो है उसको क्या किया जाता है, एक फिक्स ड्यूरेशंस के लिए एडजर्न किया जाता है। तो जब ये एडजर्न कर दिया जाता है हाउस, तब क्या होती है, तब ये कमिटीज़ जो हैं वो क्या आ जाती है, पिक्चर में आ जाती है, और क्या करती है, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की जो कमेटी है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कमेटी है, वो अपने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को जितनी भी ग्रांट्स दी गई है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स हैं, उनको क्या करती है, रिव्यू करती है, रिकन्सिडर करती है, एग्जामिन करती है कि ग्रांट जो मांगी गई है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने वो सही है या नहीं है, कितनी ज़्यादा तो नहीं मांग ली है, जितनी देनी चाहिए उतनी मांगी है, और रिस्पेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन उन्हें क्या करना होता है, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है टू द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रोसीजर वे में डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी जो है वो फुलफ़िल करती है। इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स भी देखने को मिलती है।
जो ईच डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ना फॉलो करती है इन एग्जामाइनिंग द बिल एंड मेकिंग द रिपोर्ट देयर फॉर। डिमांड फॉर ग्रांट के लिए हमने प्रोसीजर समझी, अब बिल को एग्जामिन करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, कौन, ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो इन्हें करना क्या होता है, सबसे पहले द कमिटी शेल कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल एंड द क्लॉजेज ऑफ द बिल, रिफर टू इट। जनरल प्रिंसिपल और क्लॉजेज जो होते हैं बिल के अंदर उसको क्या करती है, कंसिडर करती है पहले। फिर द कमिटी शेल कंसिडर ओनली सच अ बिल एज इंट्रोड्यूस इन अदर ऑफ द हाउस एंड द रिफर्स टू इट। भाई हाउस के अंदर वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, फिर कमिटीज़ को दिया, रिफ़र किया, उसी बिल के ऊपर क्या करना है, एग्जामिन करना है उसको। अपने मन से कोई भी बिल को ले लेना है ऐसा नहीं है। तो जो बिल अलाउ किए जाएंगे, बोला जाता है ना, अपोजिशन डिमांड करता है भाई ये स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए बिल, ताकि वो एग्जामिन करे। तो डिमांड उठी और भेजा, तब जाके वो क्या करेगी, ये कमिटीज़ है उसको एग्जामिन करेगी। अपनी मर्जी से क्या नहीं कर पाएगी, ये वॉलंटरीली डिसीजन नहीं ले सकती है। इसके बाद द कमिटी शैल मेक द रिपोर्ट ऑन द बिल इन अ गिवन टाइम, जो भी टाइम दिया उसके अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी है। तो कोई बिल को लेके ये प्रोसीजर उन्हें फॉलो करनी होती है भाई। विदाउट परमिशन, विदाउट गिविंग देम द बिल, दे कैन नॉट टेक द वॉलंटरी स्टेप्स टू कंसिडर और एग्जामिन दोस पर्टिकुलर बिल्स। इसके अलावा मेरिट क्या होते हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इनके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे डिस्कशन के लिए। सबसे पहले तो क्या होता है कि भाई सीधी सी बात है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव चाहे कोई भी बिल लेके आए, बजट के समय डिमांड फॉर द ग्रांट की बात करें, उसको हैपहैज़ार्ड वे में पास करा के नहीं ले जाया जा सके, इसीलिए कमेटी काम करती है कहीं ना कहीं कि भाई एग्जीक्यूटिव ने जो बिल बनाया है उसे क्या करेगी, प्रॉपर वे में एग्जामिन करेगी, क्लोज बाय क्लोज एग्जामिन करेगी। जितनी डिमांड फॉर द ग्रांट की बात करें एट द टाइम ऑफ द बजट, तो उसको भी क्या करना, कंसिडर करना इनका काम होता है। तो इन शॉर्ट क्या करते हैं, इनकी जो सबसे पहले जो प्रोसीजर्स होती है जो ये फॉलो करते हैं, मोर फ्लेक्सिबल देखने को मिलती है। इसमें कोई ऐसी पार्टी बायस वगैरह देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कौन होते हैं, मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते, तो पार्टी बायस जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो सिस्टम है वो क्या करता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल प्रोवाइड करता है ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का कंट्रोल है, उसको और भी क्या करता है, ये स्ट्रेंथेन करता है। क्यों, क्योंकि जो भी बिल पास किए जा रहे हैं, जो भी बिल प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इन कमेटी को रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या करते हैं ये लोग, प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी बिल लाने से पहले क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि भाई कमिटीज़ को दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैसा भी बिल लेके आए ऐसा नहीं कर सकते वो, उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए ही प्रॉपर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो ऐसा बिल ही लाना होता है। इसके अलावा दे फैसिलिटेट द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंट्रीब्यूट टू इट। ऑब्वियसली क्योंकि इसके मेंबर्स कौन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ही होते हैं जो इन कमिटीज़ के मेंबर होते हैं, तो वो डिबेट डिस्कशन करते हैं, समझ पाते हैं गवर्नमेंट मशीनरी कैसे काम करती है। इसके अलावा दे कैन अवेल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द पब्लिक ओपिनियन टू मेक द रिपोर्ट्स, ये भी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ द अपोजिशन पार्टी एंड द राज्यसभा कैन नाउ प्ले अ ग्रेटर रोल इन द एक्सरसाइजिंग द फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल रखना, आंसरेबल करना, ये ही कहीं ना कहीं क्या है, मोर और लेस इस डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी का काम है। ऑलराइट, समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बात करें हम डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, तो ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यस, हमने देखा अभी इन अ सिग्निफिकेंस मैनर। इनकी रिकमेंडेशन जो जनरली होती है, हमने बोला कि भाई इनकी रिकमेंडेशन है वो एकदम एक एडवाइजरी इन द नेचर होती है, ज़रूरी नहीं है फॉलो करें, बट रिमेंबर जनरली क्या होता है, जो पार्लियामेंट है इनकी रिकमेंडेशन को सुनती है और उसको फॉलो भी किया जाता है। मेजरली ये चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी रिपोर्ट को सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर है तो इग्नोर कर दिया, नो, दिस कैन नॉट हैपन्स। तो क्या होता है, जनरली इनकी रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाता है बाय द हाउसेस। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल रिलेशन स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने क्या किया है, दे हैव मेड द पार्लियामेंट्री डिबेट बेटर इन्फॉर्म बाय द नरिशिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाई सिस्टम। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाया, बेटर किया है पार्लियामेंट्री डिबेट को, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कमेटी कैन बी जज ऑन द 4 यार्डस्टिक। भाई 4 पैरामीटर में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, उनकी इफेक्टिवनेस को हम जज कर सकते हैं। कौन कौन सी 4 पैरामीटर्स है ये वाले, तो हमें याद रखना है। फर्स्टली क्या है, देयर सक्सेस इन होल्डिंग द ऑफिशियल्स टू अकाउंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स हैं, उनको अकाउंटेबल रखने में। सेकेंडरी की बात करें, पब्लिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो भी ये करती है। थर्डली बात करें, देयर इफेक्ट्स ऑन द हाउस एंड द वाइडर पब्लिक।
इंपॉर्टेंस वो भी चीज़ें देखने को मिलती है इस कमिटीज़ के कारण। साथ ही साथ देयर इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये भी क्या है कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, रोल है जो कि ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी परफॉर्म करती है। और याद रखना ये कमेटी जो है उनको कई बार कॉर्पस ऑफ द नॉलेज भी कहा जाता है फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द पब्लिक एट अ लार्ज। तो कॉर्पस ऑफ द नॉलेज भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो जो बिल जो हैं उनके क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिटेल स्क्रूटिनाइजेशन, डिबेट, डिस्कशन नहीं हो पाता, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिपोर्ट के फॉर्म में पार्लियामेंट के फ्लोर पे रखी भी नहीं जाती। तो ये कमिटीज़ कर रही है वो चीज़ें, तो इसीलिए इनको कहीं ना कहीं कॉर्पस ऑफ द नॉलेज भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो कि 24 नंबर्स देखने को मिलती हैं, 8 राज्यसभा के अंदर और 16 लोकसभा के अंदर, जो कि आपको लिस्ट आउट की गई है। अब एक बार प्लीज़ गो थ्रू होइएगा, हो सकता है 1 या 2 आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जो कि क्या है स्टैंडिंग कमेटी का ही सेकेंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो वो है कमेटी टू द इंक्वायरी। इसके अंदर 3 कमिटीज़ हमें देखने को मिलती है। पहला आता है कमेटी ऑन द पिटिशन। ये क्या करती है कि दिस कमेटी एग्जामिन द पिटिशन ऑन द बिल एंड ऑन द मैटर्स ऑफ द जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। भाई बिल के रिगार्डिंग जो भी पिटिशंस वगैरह आई है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग जो भी पिटिशन आई है, उसको प्रॉपर एग्जामिन करना, उसको एंटरटेन करना, वो इस कमेटी का काम है। और ये कमेटी जो है लोकसभा के अंदर इसमें 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी ये कमेटी लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है। कौन सी कमेटी ऑन द पिटिशन? लोकसभा में होती है तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जबकि राज्यसभा में होती है तो इसके अंदर 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। याद रखना 15 मेंबर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये कमेटी सेपरेट होती है, लोकसभा में भी एक होती है और राज्यसभा में भी होती है, तो रिमेंबर दिस थिंग्स। और फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा आएगी, आपको चीज़ें याद रखनी है मल्टीपल टाइम रिवाइज करके। ऑलराइट, इसके बाद सेकंड कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन द प्रिविलेजेस। ये क्या करती है? तो ये फंक्शंस करती है, इस कमेटी का फंक्शंस है आर सेमी जुडिशियल इन नेचर, हमें इसका फंक्शन देखने को मिलता है। ये एग्जामिन करती है द केसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस। भाई हाउस की प्रिविलेजेस को किसी ने ब्रीच किया है, वो इंडिविजुअल मेंबर भी हो सकता है, वो एंटायर ग्रुप भी हो सकता है, उसको क्या करती है एग्जामिन करती है और रिकमेंडेशन देती है अप्रोप्रिएट एक्शंस, कि उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, तो वो इसका काम होता है। लोकसभा कमेटी जो है ना उसके अंदर 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जबकि राज्यसभा कमेटी के अंदर 10 मेंबर इसके भी देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू कमेटी ऑन द पिटिशन। प्रिविलेजेस कमेटी हैज़ द सेम मेंबरशिप हो गया 15 इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर से 10 मेंबर्स होते हैं इस कमेटीज़ के अंदर ऑलरेडी। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें हम एथिक्स कमेटी की, तो एथिक्स कमेटी क्या करती है? तो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फर्स्ट टाइम 1997 में राज्यसभा में। देखिए ये मेंबर सेपरेट हैं। लोकसभा में जब क्या होती है कमेटी ऑन पिटिशन और कमेटी ऑन प्रिविलेजेस होती है तो उनमें 15 मेंबर होते हैं। जब राज्यसभा में ये कमेटीज़ बनाई जाती है तो 10 मेंबर होते हैं। ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक कमेटी होती है जिसमें से 15 मेंबर लोकसभा में आ रहे हैं, 10 राज्यसभा, नहीं। सेपरेट कमेटीज़ है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लोकसभा में होती है तो 15 मेंबर, राज्यसभा में होती है तो 10 मेंबर। इसके अलावा एथिक्स कमेटी की हम बात कर रहे थे, 1997 में फर्स्ट टाइम बनाई गई थी राज्यसभा में, जबकि 2000 में बनाई गई थी ये लोकसभा में। और ये क्या करती है कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को एग्जामिन करती है कि कोई भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मिसबिहेवियर ना करें, तो अगर कर भी देते हैं ऐसा तो उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, वो करप्शंस ना करें फ्लोर ऑफ द हाउसेस पे। तो ये सारी चीज़ें काम करना, पार्लियामेंट का डेकोरम मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो सब इस एथिक्स कमेटी का काम देखने को मिलता है। लोकसभा में ये कमेटी होती है तो इसके अंदर 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जबकि राज्यसभा की ये जो कमेटी होती है उसमें 10 मेंबर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये थी कमेटी टू इंक्वायरी, जिसके अंदर 3 टाइप की हमने कमेटी समझी। इसके बाद बात करें हम तो कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड द कंट्रोल। ये कमेटी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, 4th टाइप की हमको स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलती है। थर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस की फाइनेंस कमेटी। इसके अलावा कौन सी कमेटी डिस्कस की थी हमने? सबसे पहले लास्ट लेक्चर में फाइनेंस कमेटी डिस्कस की थी, फिर कमेटी टू इंक्वायरी रिसेंटली डिस्कस की। इसके अलावा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हमने डिस्कस की। देखिए कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड द कंट्रोल की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये 6 टाइप की अलग अलग कमेटीज़ देखने को मिलती है। हर एक कमेटी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कमेटीज़ ज़्यादातर आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योर मेंस। ऑलराइट, तो कमेटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस की बात करें
तो ये कमिटी जो होती है वो क्या करती है, एग्जामिन करती है द एश्योरेंसेस प्रोमिसेस एंड द अंडरटेकन गिवन बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड द रिपोर्ट टू द एक्सटेंट टू विच दे हैव बीन कैरिड थ्रू। भाई गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के वादे करते हैं, अलग अलग टाइप के बिल लाते हैं, तो वो वादे किए गए हैं उनको टाइम टू टाइम एग्जामिन करना, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को क्या किया था, एश्योरेंस दिया था कि हम ये चीज़ें, ये इम्प्लीमेंटेशन, ये पॉलिसी, ये लॉ को इतने टाइम ड्यूरेशन तक इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो कहाँ तक पहुँचा, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, उसको टाइम टू टाइम एग्जामिन करना वो किसका काम है, कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस। लोकसभा के अंदर इसमें से 50 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जबकि राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखनी हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फर्स्ट टाइम 1953 के अंदर। तो ये डेट हमें पता होनी थी, 1953 में बनाई गई थी। और इन लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। किसमें, कमिटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें कमिटी ऑन द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, इनका काम क्या होता है कि भाई एक स्केलेटन, एक ब्रॉडर फॉर्म में क्या करती है, पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है। अब वो लॉ को एकदम बोल सकते ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशंस, सब रूल्स, बायलॉज, डेलीगेशंस, ये सब बनाने होंगे, तो वो कौन बनाती है, वो बनाती है कमिटी ऑन द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर्स। क्लियर। पार्लियामेंट एक ब्रॉडर लॉ बना के इनको दे देती है, और ये रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, लॉज, सब लॉज, ये सब बनाने का काम होता है कमिटी ऑन द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर का। इन बोथ द हाउसेज द कमिटी कंसिस्ट ऑफ द 15 मेंबर्स। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट टाइम इन 1953 में फर्स्ट टाइम बनाई गई थी। दोनों हाउसेज के अंदर इसमें कितने होते हैं, 15 मेंबर ही हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट। इसके अलावा कमिटी ऑन द पेपर्स लेड ऑन द टेबल की बात करें तो फर्स्ट टाइम ये कमेटी बनाई गई थी 1975 के अंदर। लोकसभा कमेटी जो होती है उसके अंदर 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर ये जो कमेटी बनाई जाती है तो इसके अंदर 10 मेंबर देखने को मिलते हैं। ये करती क्या है एक्चुअल में, टेबल committee on the papers laid on the table, so it examine all the papers laid on the table of the house by the minister to see whether they comply with the provision of the constitution or related to the act or the rules। भाई जो भी पेपर जो है मिनिस्टर, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, लेट डाउन कर रहे हैं बिफोर द पार्लियामेंट, तो वो जो पेपर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, रिस्पेक्टिव लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं, लीगल है या नहीं, ये सारी चीज़ों को तय करना क्या है, इस कमेटी का काम हमें देखने को मिलता है। रिमेंबर, एंड इट डज नॉट एग्जामिन द स्टेचुटरी नोटिफिकेशन इन द ऑर्डर दैट फॉल अंडर द जुरिडिक्शंस ऑफ द कमिटी ऑन द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। भाई इनका जो काम है ना वो ये काम नहीं करती है, जो लेजिस्लेचर का काम इसका इनको दिया गया होता है, सब ऑर्डिनेट का वो काम इनका नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट। इसके बाद बात करें हम कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द SC/ST, नाम से ही पता पड़ रहा है भाई SC/ST के वेलफेयर के लिए कमेटी काम करती है। इसके अंदर 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ये 30 में से 20 मेंबर लोकसभा में से आते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा में से आते हैं। इनका क्या काम होता है, तो इनका मेन काम हमें देखने को मिलता है टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द SCs, नेशनल कमीशन फॉर द STs। इन सभी की रिपोर्ट को क्या करना, कंसिडर करना, एग्जामिन करना, कितना उनका वेलफेयर हो चुका है, किस लेवल तक पहुंचा है, कोई उनको सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो किस हद तक एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रही है इनके वेलफेयर के लिए, वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करना इसका काम है। साथ ही साथ टू एग्जामिन द ऑल मैटर रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द SC/ST, वो भी इनका काम हमें देखने को मिलता है। और SC/ST के वेलफेयर के लिए काम करना ये इनका प्राइमरी मोटो है। इसके अलावा बात करें कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, तो ये कमेटी की अगर हम बात करें, नाम से पता पड़ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कमेटी बनाई गई थी। फर्स्टली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1997 के अंदर। टोटल इसमें 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इन 30 मेंबर्स में से 20 लोकसभा के अंदर से आते हैं और 10 मेंबर जो है वो राज्यसभा से हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करती है, ये कमेटी का काम होता है कंसिडर करना रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एंड द एग्जामिन द मेजर्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सिक्योर द स्टैच्यू, डिग्निटी एंड द इक्वालिटी ऑफ द वुमेन इन ऑल द फील्ड। तो वही वुमेन एम्पावरमेंट का काम करना, वुमेन से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें होती है तो उसको कंसिडर करना। रिपोर्ट आती है नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एंड द चाइल्ड, उसको भी कंसिडर करना। वो क्या होता है, इस कमेटी का काम होता है, जो कि 1997 में बनाई गई थी। 30 मेंबर्स है, 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। तो ये चीज़ें होती है। इसके अलावा बात करें हम जॉइंट कमेटी ऑन द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की बात करें तो ये कमेटी जो है ये कमेटी क्या करती है, एग्जामिन करती है द कंपोजिशन एंड द कैरेक्टर ऑफ द कमेटी एंड द अदर बॉडीज अपॉइंटेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। इनका मेन का क्या काम होता है कि भाई सीधी सी बात है, जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, वो कोई और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का गेन तो नहीं कर रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज तो नहीं ले रहे हैं। भाई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बट दूसरी जगह भी क्या है, इन्वॉल्व हैं, कोई कंपनी में भी CEO बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, तो ऐसा नहीं हो तो उसको इंश्योर करना ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जॉइंट कमेटी का काम है।
याद रखना है। इसके अंदर 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, 10 आते हैं लोकसभा से और रिमेनिंग 5 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए ये सारी कमिटीज़ जो है ना, हम लोग फटाफट गो थ्रू क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। बाकी इनके नाम से आप इनके कुछ कुछ काम याद रख सकते हैं। भाई गवर्नमेंट एश्योरेंस, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट यानी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दी है वो कितने पहुंचे उसको एग्जामिन करती है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब बनाई गई, 1953, कितने मेंबर होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी कमिटीज़ के लिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये थी कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड द कंट्रोल। इसके अलावा अगर हम बात करें 5th टाइप की कमेटी, तो कमेटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो ये कौन सी कमेटी होती है, तो नाम से पता पड़ रहा है डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस के लिए काम करेगी। इसके अंदर 4 अलग अलग कमिटीज़ होती है। सबसे पहले हम बात करें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तो ये कमेटी क्या करती है, रेगुलेट करती है द प्रोग्राम इन द टाइम टेबल ऑफ द हाउस। भाई कौन से टाइम टेबल, कौन से टाइम पे कौन सा हाउस जो है वो मीटिंग करेगा, कितने टाइम तक करेगा, वो सारी चीज़ें इस कमेटी का काम है। अलोकेट करती है टाइम फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर इन द अदर बिजनेस, ये भी इनका काम होता है। साथ ही साथ लोकसभा कमेटी जो है उसके अंदर, इसके अंदर 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर। और स्पीकर क्या होते हैं, इनके चेयरमैन होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हाउस का जो टाइम है वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर करता है। तो स्पीकर को तो चेयरमैन होना ही पड़ेगा इस कमेटी का, तभी तो वो क्या करेंगे, हाउस के टाइम को डिफाइन कर पाएंगे। तो क्या होता है, लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। सेम कमेटी राज्यसभा में भी हमें देखने को मिलती है, जबकि राज्यसभा में इसमें 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें याद रखनी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में। 15 मेंबर लोकसभा में, जिसमें स्पीकर भी होते हैं और स्पीकर एज अ चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं इस कमेटी के, जो वो लोकसभा में होती है। सेम राज्यसभा में 11 मेंबर होते हैं जिसमें से चेयरमैन भी होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, जो इस कमेटी के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। और इनका काम क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बिजनेस को देखना, कितना टाइम किसको अलोकेट किया जाए, कब एडजर्न होगी, कब एडजर्न नहीं होगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये कमेटी देखती है। इसके अलावा कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर बिल रिजोल्यूशन की बात करें, नाम से पता पड़ रहा है कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल आता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये कमेटी काम करती है, ये क्लासीफाई करती है बिल को एंड अलोकेट करती है टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन द बिल एंड द रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर क्या होता है, अदर देन मिनिस्टर, वो रूलिंग पार्टी का भी एमपी हो सकता है। रिमेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं होता जो अपोजिशन लेके आए बिल, नहीं। प्राइवेट मेंबर का मतलब नॉन मिनिस्टर, यानी कि वो मेंबर जो है एमपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल होगा। अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, फैक्चुअल डिटेल है, पता होनी चाहिए हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो कमेटी है, स्पेशल कमेटी देखने को मिलती है लोकसभा की, और इसके अंदर 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग डेप्यूटी स्पीकर एज अ चेयरमैन। तो 15 मेंबर होते हैं इसमें लोकसभा में, ये 15 मेंबर में से डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इसके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, यानी डेप्यूटी स्पीकर भी ये 15 मेंबर में से ही है और वो इसके चेयरमैन है इस कमेटी के। जबकि यही कमेटी जो हमको राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी हमें नहीं देखने को मिलती है, और सारे वर्क जो है वो हाउस जो है वो खुद ही कर लेता है, डज नॉट हैव, राज्यसभा डज नॉट हैव एनी सच कमेटी। द सेम फंक्शन इन द राज्यसभा इज परफॉर्म बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, प्राइवेट मेंबर बिल कोई ऐसा राज्यसभा में आता है तो उसका टेक केयर कर लेती है। राज्यसभा में कोई ऐसी स्पेसिफिक कमेटी यानी कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर बिल एंड द रिजोल्यूशन नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी फैक्ट है जो हमें कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग्स। इसके अलावा बात करें हम रूल्स कमेटी, तो नाम से पता पड़ रहा है रूल्स बनाने वाली ये कमेटी होगी कोई ना कोई। तो ये कमेटी क्या करती है, कंसिडर करती है द मैटर्स ऑफ द प्रोसीजर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस एंड द रिकमेंड द नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑफ द एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। भाई हाउस जो है उसकी फंक्शनिंग में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, वो सारी रिकमेंडेशन देना किसका काम है, रूल्स कमेटी का काम है। लोकसभा के अंदर इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 15 नंबर्स ऑफ मेंबर देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग द स्पीकर। और स्पीकर होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी हो ही जाता है किसका, रूल्स कमेटी का। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अंदर इसके अंदर कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 16 मेंबर देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हु वर्क एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इटसेल्फ। तो रूल्स कमेटी जो है वो राज्यसभा में भी होती है, जबकि कमेटी ऑन द प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड द रिजोल्यूशन राज्यसभा में नहीं होती है। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, क्योंकि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो
अभी तक जो है अपडेट नहीं की गई है, यानी कि आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगी इसके अलावा। और यही यूपीएससी ढूंढती है खास करके कि ऐसी डिटेल जिसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो सकें वो पूछी जाए। इसके अलावा कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, ये क्या कमेटी का काम क्या है भाई, जो भी सिटिंग मेंबर हैं वो हाउस में से, हाउस के लिए वो कोई भी लीव वगैरह अप्लाई करते हैं, उनके लीव से रिगार्डिंग है वो बिना बताए चले जाएँ 60 डे तक, अगर वो क्या है बिना बताए हाउस के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की भी ताकत होती है कहीं ना कहीं। और ये कमेटी वो सारी चीज़ें इंश्योर करती है कौन सा मेंबर कितने दिन की लीव पे है, कब आने वाला है, कोई बिना छुट्टी के 60 दिन से ज़्यादा तो नहीं रह गया, कहीं चला गया। तो ये चीज़ें ये सारी कमेटी इंश्योर करती है। लोकसभा में इसमें 15 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी हमें नहीं देखने को मिलती है। ये सारे मैटर जो राज्यसभा में है वो राज्यसभा खुद ही डील कर लेती है, जबकि लोकसभा में कमेटी ऑन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस देखने को मिलती है। तो ये है कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, ये 4 कमेटी उसमें देखने को मिलती है, जो कि क्या है सब पार्ट है कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी का। इसके अलावा बात करें हम लोग लास्ट कमेटी, हमें स्टैंडिंग कमेटी की 6 नंबर की जो कमेटी देखने को मिलती है, जो कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का ही पार्ट है, वो है हाउस कीपिंग कमेटी। इसमें 4 कमेटीज़ हैं। फर्स्ट कमेटी है जनरल पर्पस कमेटी। इस कमेटी का मेन काम क्या होता है, नाम से पता पड़ा है, जनरल पर्पस सॉल्व करना, यानी कि ये कमेटी कंसिडर करती है और एडवाइस करती है ऑन द मैटर्स कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द हाउस विच डू नॉट फॉल विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द एनी अदर पार्लियामेंट कमेटी। भाई जितनी भी कमेटीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, कोई भी ऐसा जुरिडिक्शन जो उनके डोमेन में नहीं आता है वो सभी क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं इस कमेटी के डोमेन में आ जाता है। इन ईच हाउस दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिसर चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन इन केस ऑफ द राज्यसभा, member of the panel of the chairperson of the Rajya Sabha, chairpersons of all the departmental standing committee of the house, leaders of the recognized party and the groups in the house and such other members as nominated by the presiding officer। यानी लगभग सभी लोग क्या होते हैं, इस कमेटी का मेंबर होते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो भी होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, वो भी इसका पार्ट होते हैं। याद रखना चेयरमैन इसका पार्ट नहीं होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं पार्ट। इसके अलावा पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन हो गया ऑफ द राज्यसभा लोकसभा, वो भी इसका पार्ट होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द अलग अलग डिपार्टमेंटल रिलेटेड 24 कमेटी, उनके चेयरपर्सन भी इसके मेंबर्स होते हैं। तो मोस्टली इसके जो मेंबरशिप है वो क्या है, बहुत ही ब्रॉडन है, सीधी सी बात है, क्योंकि बाकी सारे काम जो बाकी की कमेटीज़ नहीं कर रही है वो कहीं ना कहीं इसी को करने, तो मेंबरशिप भी ब्रॉडन होगी, क्योंकि काम भी ज़्यादा है तो मेंबर ज़्यादा होंगे तो काम कर पाएंगे, इसीलिए चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा हाउस कमेटी की बात करें तो ये कमेटी डील करती है विद द रेजिडेंशियल accommodations of the members and the other amenities like the food medicine। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, तो उनके हाउस के रिगार्डिंग उनके रेजिडेंट, उनका फूड, उनकी मेडिसिन, वो सारी चीज़ों को टेक केयर करने का काम क्या होता है, हाउस कमेटी का होता है, नाम से ही पता चलता है। लोकसभा की बात करें तो इसके अंदर लोकसभा के अंदर ये हाउस कमेटी के अंदर कितने होते हैं मेंबर, तो 12 मेंबर देखने को मिलती है। राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा लाइब्रेरी कमेटी की हम बात करें, ये कमेटी क्या करती है, कंसिडर करती है ऑल द मैटर रिलेटेड टू द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट। भाई लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके रिगार्डिंग जितने भी कंसर्न है वो सब ये देखती है कि भाई मेंबर जो है उसका लाइब्रेरी का यूटिलाइज़ करे, उसकी सर्विसेज का। इसमें अगर हम बात करें तो 9 मेंबर्स हमें टोटल देखने को मिलते हैं, जिसमें से 6 लोकसभा में से आते हैं और 3 मेंबर राज्यसभा में से आते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, लाइब्रेरी कमेटी के बारे में नाम से पता पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 4th कमेटी, तो जॉइंट कमेटी ऑन द सैलरी अलाउंसेज ऑन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, नाम से पता पड़ रहा है। भाई MPs को सैलरीज भी तो चाहिए, अलाउंसेज भी तो चाहिए, वो सारी चीज़ें टेक केयर करना किसका काम है, ये कमेटी का काम है। ये कमेटी एक एक्ट के थ्रू बनाई गई थी और वो एक्ट था द सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954, उसके तहत ये कमेटी बनाई गई थी। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, 10 आते हैं लोकसभा से और 5 मेंबर राज्यसभा से हमें देखने को मिलते हैं। ये रूल्स बनाती है फॉर रेगुलेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा है। तो ये कमेटीज़ हमें देखने को मिलती है हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर, और हाउस कीपिंग कमेटी भी क्या है, कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी का ही पार्ट है। जो 6 पार्ट है उसमें से 6 नंबर की कमेटी ये देखने को मिलती है। तो ये थी सारी कहीं ना कहीं क्या है, स्टैंडिंग कमेटी, जो हमने क्या की, डिस्कस की। एक लास्ट कमेटी हमें डिस्कस करनी है और वो कमेटी है कंसल्टेटिव कमेटी। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इस कमेटी के बारे में कि ये कमेटी जो है जनरली क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट नहीं है, इसको पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट भी नहीं बोला जाता है। क्यों, कैसे, तो वो हम बात करते हैं। देखिए कंसल्टेटिव कमेटी जो है ना, ये क्या है, अटैच होती है टू द वेरियस मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट अनलाइक एनी अदर कमिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
दे कंसिस्ट ऑफ द, इनके अंदर मेंबर देखने को मिलते हैं हमको, राज्यसभा के भी देखने को मिलते हैं और लोकसभा के मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं। मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री। भाई द मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंचार्ज, वो क्या करते हैं, इसके चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं। यानी कि जो 4 टाइप के अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो इसके चेयरमैन की तरह काम करते हैं कंसल्टेटिव कमेटी के। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है फोरम फॉर द इनफॉर्मल डिस्कशन हो गया बिटवीन द मिनिस्टर्स हो गए, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके बीच में अगर डिस्कस करना है, कंसल्टेशन करना है तो वो चीज़ें क्या करती है, ये कमेटी वो फ्लोर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस कमेटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। द कमेटी आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर। कौन बनाता है ये कमेटी को, ये भी पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर है वो क्या करती है, इस कमेटी को बनाती है। और द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंपोजिशन फंक्शन इन द, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करती है, यही पर्टिकुलर मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर। इन्हीं का काम है कि इनके कंपोजिशन क्या होंगे, काम क्या होगा, वो सारी गाइडलाइन रेडी यही मिनिस्ट्री करती है। किसकी, कंसल्टेटिव कमेटी की। और इनकी मीटिंग की बात करें, द मिनिस्ट्री ऑल्सो मेक द अरेंजमेंट फॉर द होल्डिंग देयर मीटिंग बोथ ड्यूरिंग द सेशन इन द इंटर सेशन पीरियड ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी इन्हीं का काम है। भाई कब मिलेगी, ड्यूरिंग सेशन ये कमेटी मिलेगी या इंटर पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें मिलेगी, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर। इसके अलावा जनरली ये जो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है आफ्टर अ न्यू लोकसभा इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब न्यू लोकसभा कब बनेगी, 5 साल में, जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही क्या होती है, इलेक्शन के बाद ये कमेटी जो है कंसल्टेटिव कमेटी फॉर्म की जाती है। और जैसे ही क्या है, लोकसभा डिज़ोल्व हुई 5 साल के बाद तो ये कमेटी भी क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हर न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा पे ये बनाई जाती है कमेटी। इसके अलावा द मेंबरशिप ऑफ दिस कमेटी इज़ अ वॉलेंट्री देखने को मिलती है। इसकी मेंबरशिप ऐसी फिक्स नहीं होती है, कहीं ना कहीं वॉलेंट्री देखने को मिलती है। और ये चॉइस होती है मेंबर्स की और लीडर की, देयर पार्टी के, कि भाई वो इसके मेंबर बने या नहीं बने। बट याद रखना मैक्सिमम मेंबरशिप की एक लिमिट हमें देखने को मिलती है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 मेंबर जो है वो इनके बीच में ही होने चाहिए। किसकी, कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबरशिप की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो भी बनाई जाती है फॉर ऑल द रेलवे जोन के लिए, ताकि रेलवे जोन पर्टिकुलर कमेटी जिस पर्टिकुलर रेलवे जोन से रिगार्डिंग होगी, देखिए अलग अलग रेलवे जोन के लिए अलग अलग एडिशनल कमिटीज़ भी बनाई जाती है, इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी, जो क्या करती है, अपने अपने रिस्पेक्टिव रेलवे जोन के रिगार्डिंग काम करती है। राइट, तो ये कंसल्टेटिव कमेटी हमें देखने को मिलती है। राइट, तो ये थी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़, जिसके अंदर हमने ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया क्या होती है कमेटीज़, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या होती है एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 पार्ट हम लोगों ने ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किए और लास्ट में कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में भी बात की। ऑलराइट, तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का चैप्टर, जो कि था चैप्टर 24 ऑफ द एम लक्ष्मीकांत सर लेटेस्ट 7th एडिशन। ऑलराइट, तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो समझ आई हो चीज़ें तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। और इससे पहले के किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है तो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।